हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 6 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी होती क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की समझ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं और विविधता। ठीक है, तो भिन्नताएं और विविधता की समझ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। If three children of the same age are asked to draw human figures, every drawing will be different from each other. This is because everyone has a unique drawing style. Children not only do not look exactly like each other but also differ in terms of the language they speak, their cultural backgrounds, the religious rituals they observe, and of course, the way they draw. In the same way, if they are asked to fill in details about themselves, the answers would vary for each child. This helps a student to recognize what they have in common with their क्लासमेट्स और हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग डाइवर्सिटी और विविधता की बात कर रहे हैं, वो विविधता, वो डाइवर्सिटी हम अपने आसपास डेली लाइफ में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बात की गई है कि अगर एक क्लास में हम किसी 3 बच्चे को सेलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आप ह्यूमन फिगर को बनाओ, कोई भी ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करो, स्केच करो, तो क्या तीनों ही बच्चों की जो ड्राइंग होगी वो सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना हर एक अलग यूनिक स्टाइल होता है। दूसरा है कि उनके जो दिमाग में जो भी इमेज आएगी वो ड्रॉ करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि तीनों के ही माइंड में एक ही ड्राइंग चल रही हो और तीनों ने सेम ड्राइंग बनाई हो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डाइवर्सिटी जो चीज़ है, जो विविधता है, जो भिन्नताएँ हैं, जो हम पर्सन टू पर्सन जान सकते हैं या समझ सकते हैं, वो ये है कि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। यहाँ तक कि हमारी पसंद, नापसंद, हमारे बोलने का तरीका, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, हमारा जो रीति-रिवाज है, वो पर्सन टू पर्सन अलग होता है, डाइवर्स होता है और डिफरेंट होता है, जिसको यहाँ पे इस लेसन में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विविधता की बात हो रही है, जो डाइवर्सिटी की बात हो रही है, आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इस लेसन में किस डाइवर्सिटी और किस विविधता भिन्नताएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि ये हमारे इंडिया में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, और सबके अपने अपने अलग अलग कल्चर होते हैं, पहनावा अलग होता है, भाषा अलग होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे इंडिया में लोग का जो खाने-पीने का ढंग होता है, वो भी अलग होता है। तो यहाँ इस लेसन में जो डाइवर्सिटी की बात हो रही है, वो यही हो रही है कि जो डिफरेंट कल्चर होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लोग होते हैं हमारे आस-पास, हमारे एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में रहते हैं, उसके बावजूद भी हम एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। और जैसा कि हमारा इंडिया इस चीज़ के लिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया, तीनों बच्चों से जो ड्राइंग बनवाई, तो हमने देखा कि तीनों की ही ड्राइंग अलग-अलग थी। तो इससे जो इस बाकी के जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्राएँ थे, उन्होंने ये समझा कि हमारे जो तरीके होते हैं, जो पर्सन टू पर्सन एक स्टाइल होता है, लिविंग स्टाइल जो होता है, वो अलग-अलग होता है, डिफरेंट होता है। हम देखने में भी अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यहाँ तक कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें भी वैराइटीज़ होती हैं, उनमें भी डाइवर्सिटीज़ होती हैं। नाउ मेकिंग फ्रेंड्स, हाउ is to is it to make friends with someone who is very different? ठीक है, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम जो हम फ्रेंडशिप करते हैं या जो भी हमारे दोस्त होते हैं, वो हमसे बहुत ही डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होता। हमारी लाइकिंग डिफरेंट होती है, हमारे लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो एक इंसान हमसे अलग है, डिफरेंट है, उससे दोस्ती करना आसान हो सकता है?
Given in the textbook is the example of two friends who, despite speaking different languages, still communicated with each other as it was important for them. They belong to different religious and cultural backgrounds as well, emphasizing on the aspect of diversity. Apart from these differences, it can be seen that while one attended his school, the other had to sell newspapers. तो जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक में दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया है, दो दोस्त का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि कैसे जो दो दोस्त होते हैं उनका जो लिविंग स्टाइल होता है, उनका जो कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड जो होता है वो एकदम अलग होता है। यहाँ तक कि उनकी बातचीत करने का जो भाषा है वो भी अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। और उसमें वहाँ पे क्या देखा हमने, एक ऐसा डाइवर्सिटी देखा, एक ऐसा डिफरेंस देखा है कि जिसमें से एक जो है, उन दोनों दोस्तों में से एक जो है स्कूल जाता है और दूसरा जो है वो न्यूज़पेपर बेचता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कितने ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बनाना ईज़ी होता है, बट हमारी फ्रेंडशिप एक बहुत ही अलग इंसान के साथ कब तक चल पाती है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, डाइवर्सिटीज़ कहलाती हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन अलग होती हैं, पर्सन टू पर्सन अपना उनका एक यूनिक स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारे इंडिया में डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजियस लोग, रिलीजन के लोग होते हैं, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है। तो चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, हम सब आपस में मिलकर रहते हैं। हमारे जो कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होते हैं, हमारी बातचीत की भाषा भी डिफरेंट होती है। कोई तेलुगु बोलता है, कोई गुजराती, तमिल, इंग्लिश, बंगाली, बट फिर भी हम एक हैं, ठीक है। और जिसके लिए हमारा इंडिया जाना जाता है। इंडिया इज अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में सब एक होकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं, जो जिसके लिए हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, वो जाना जाता है। It is seen that some people may not have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. This is not just about differences but can be called an inequality. Inequality arises when a person does not have the resources and opportunities that are otherwise available to other persons. The caste system is another main example of inequality. Society is divided into different groups based on the work that people do and they were supposed to remain in those groups. For example, children of potters had to continue as potters. This was considered to be irreversible, and for this reason it was not considered necessary for the people to know anything more than was required for their profession. This is encourage inequality, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में एक छोटा सा टर्म ऐड होता है, वो है इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं असमानता, ठीक है। तो इनइक्वालिटी और असमानता हम अपने सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटे सा एग्जांपल जो है इनइक्वालिटी का, वो हम ये ले सकते हैं कि हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जिनके पास एक टाइम खाने के लिए भी खाना नहीं होता, पहनने के लिए इनफ कपड़े नहीं होते, सोने के लिए उनके पास जगह नहीं होती, रहने के लिए जगह नहीं होती, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है और यूज से ज़्यादा भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो टाइप के पीपल हो गए ना, एक जो ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है और एक जो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है। यहाँ पे भी एक असमानता आ गई, लेकिन ये डिफरेंसेस नहीं है, विविधता नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी पर्सन में या लोगों में तब आ गई जब लोगों को उनके काम पे बांटा गया, डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ठीक है। आज के टाइम में क्या है कि जो लोग जहाँ पे काम करते हैं वो लोग वहाँ पे अपना एक अलग ही ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे जो आईआईटीएंस होते हैं वो
जो आईटीएंस होते हैं, जो आईटी में जॉब करते हैं, उनको अलग उनके अलग सोसाइटी होती है, वो अलग रहते हैं। और जो लोग रेलवे में काम करते हैं वो रेलवे क्वार्टर्स में रहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जॉब्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो सोसाइटी समाज है आज के टाइम में डिफरेंट ग्रुप्स में बढ़ चुका है। और इससे भी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा समाज में इनइक्वालिटी और असमानता की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है पॉटर्स का। जो पॉटर मतलब होता है कुम्हार। जो कुम्हार के बच्चे होते हैं वो आगे चल के कुम्हार ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कुम्हार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। बट आज के टाइम में ऐसा क्या है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही बनेगा, किसान का बच्चा किसान ही बनता है। आज के टाइम में ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग साबित हो गई है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक को अपना जो पढ़ाई लिखाई का जो भी है उनको मौका दिया जाता है और वो अपना पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा आज के टाइम में हो गया, सब इक्वल हो गए हैं। ठीक है, बट जो इनइक्वालिटी की जो भावना है वो तब क्रिएट होती है जब लोगों को उनके प्रोफेशन के ऊपर उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, या हमारे सोसाइटी के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को उनके जॉब से या उनके वर्क से उनको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर जो ये विविधता है, जो डाइवर्सिटी है जिस पे ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारी लाइफ में क्या लाता है, क्या चेंजेस लाता है या क्या ऐड करता है? Imagine a world where everything was the same, other than the same two colors, red and white. Same food, maybe potatoes. The same two animals, for example, the deer and the cat, and the snakes and ladder. The game, there was nothing different. There would be no diversity and it would be dull. Even the story writers will not have anything to write about, as most depend on ideas drawn from their experiences and real life encounters to make their stories more interesting and फन। ठीक है, तो डाइवर्सिटी के बिना, तो चेंजेस के बिना हम एक ऐसे वर्ल्ड को, संसार को इमेजिन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ सेम है, कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ दो कलर हो गए उस दुनिया में, लाल और सफ़ेद, जो दुनिया हम बिना डाइवर्सिटी बिना चेंज के इमेजिन कर रहे हैं। खाने के लिए सिर्फ आलू होगा, पोटैटोज होंगे। सिर्फ दो एनिमल्स होंगे, हिरन और बिल्ली। और गेम सिर्फ एक होगा, वो होगा सांप सीढ़ी। ठीक है, और वहां पे कोई भी डिफरेंस या कोई भी डाइवर्सिटी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा? नहीं, वो बिल्कुल ही डल होगा, बोरिंग होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो डाइवर्सिटीज होते हैं, जो चेंजेस होते रहते हैं हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में, उससे क्या है कि हमारे जो वर्ल्ड है वो कैसा होता है, कलरफुल होता है, इंटरेस्टिंग होता है। इवन जो स्टोरी राइटर्स होंगे उनके पास भी लिखने के लिए कुछ नहीं होगा अगर हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में डाइवर्सिटीज या चेंजेस नहीं होंगे। नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम लोग अपनी इंडिया की बात करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने वर्ल्ड की बात की। India, the land of many diversities, include different languages, various types of food, different festivals, different religions, and so on. At the same time, there are also many things that are similar. तो जैसे कि इंडिया बहुत हमारा जो भारत देश है वो डाइवर्सिटीज के लिए, विविधता के लिए जाना जाता है, जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट खाना खाने वाले, फूड लेने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाने वाले लोग रहते हैं और डिफरेंट रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी लोगों में सेम है, सिमिलर है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? ठीक है, अब हमें डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना, तो हम कैसे करेंगे? Sometime before 200 years ago, before the age of trains, aeroplane and bus or car, people used to travel by ships, on horses, on camels, or on foot. They traveled in search of new places to settle in or poor to trade with. At times, they stayed back at a place for a long time.
Some others left their homes because of the scarcity of food caused by droughts and famine. Some made their home at the new places and give rise to a mix of the old and new in their food, language, music, religion and so forth. ठीक है, तो डाइवर्सिटी अगर हमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि 2 साल पहले क्या होता था कि जब ट्रेन्स, एरोप्लेन, बस, कार नहीं होते थे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, तब जो लोग होते थे वो जो जानवर पालते थे लाइक घोड़े हो गए, गाय हो गए, ऊँट हो गए, उनके ऊपर बैठ के जाते थे और कभी-कभी तो पैदल चल के ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। किस लिए जाते थे? नए-नए व्यापार खोजने के लिए जाते थे। उनके पास जब जॉब नहीं होती थी, खाने-पीने के लिए नहीं होता था, उनका जब परिवार भूखा होता था, तब वो बेचारे कैसे भी करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, जॉब सर्च करने के लिए जाते थे और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जाते थे। तो ये जो लोग थे, ये अपना घर इसलिए छोड़ के जाते थे क्योंकि कभी-कभी सूखा होता था, कभी-कभी बाढ़ होता था और इनका जो घर होता था वो भी डूब जाता था और जो भी इनका खाने का जो सामान होता था वो भी सब पानी में बह जाता था और कभी-कभी सूखा होने की वजह से इनका जो फसल की जो पैदावार नहीं होता था, इसलिए इन्हें अपने घरों को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और वहीं अपना फिर से इनको घर बसाना पड़ता था। और लोग जो थे जहाँ पे रह जाते थे, नए जगह पे जहाँ रह जाते थे, वहीं पे अपना फिर से वो लोग जीना स्टार्ट कर देते थे। जैसे लोग होते थे, जैसा वहाँ का खाना होता था, जैसा लोकल कल्चर होता था, खुद को वैसा ही ढाल लेते थे और उसी में वो लोग घुल-मिल जाते थे। तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक टाइप का डाइवर्सिटी ही हुआ ना, डिफरेंस हुआ। Various cultural influences help to shape life and culture in some regions that become very diverse because of their unique histories. In a similar way, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. Eating habits and clothing of people differ in each of these regions. The kind of work they do is also different. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते थे, किसके लिए? व्यापार करने के लिए, नौकरी खोजने के लिए। तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ? ये भी एक टाइप का डाइवर्सिटी हुआ, डिफरेंस हुआ, ठीक है। डाइवर्सिटी तब आ जाती है लोगों में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ का जो भी लोकल कल्चर होता था उसको अपनाते हैं और उसी के साथ जीना सीख जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है, और जो लोग माउंटेनियस एरिया जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ रहते हैं, दोनों की ही लाइफ में बहुत ही डिफरेंस होता है, उनका लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो ये भी क्या हुआ? एक टाइप का डाइवर्सिटी हुआ। और हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनके लिविंग स्टाइल अलग है, खाने पीने का, उठने बैठने का हमारा अलग है, हमारा कल्चर अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं, हमारा डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक होकर रहते हैं और एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करते हैं। और इन सब के साथ साथ जो हम जॉब करते हैं वो भी हमारे जॉब्स वर्क जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या एक ही जॉब में सारे लोग होते हैं? नहीं। जैसे जैसे जॉब होता है वैसे वैसे लोग खुद को, अपने आप को ढाल लेते हैं और ये भी क्या है? एक टाइप का डाइवर्सिटी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लद्दाख का to explain diversity. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir, where very little agriculture is possible as this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. तो लद्दाख जो है वो एक रेगिस्तान है, मरुस्थल है और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम पॉसिबल है क्योंकि जो जैसा कि ये लिखा है रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो इससे पता है सबको कि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती होगी और इसके साथ साथ इसके जो साल में मोस्टली ये
साल भर में मोस्टली टाइम जो है ये लद्दाख जो है ये बर्फ से घिरा होता है, जिसकी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और जब गर्मियों का जब महीना आता है तब लोग जो हैं वो अपने पीने के पानी के लिए किसका इंतजार करते हैं? बर्फ के पिघलने का इंतजार करते हैं। पीपल हेयर कीप sheep एंड गोट्स। लद्दाख में लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं। गोट्स प्रोड्यूस पैस्मिना wool which is prized and the soles made of this wool fetch a lot of money। और जो भेड़ बकरियों से ये लोग वूल निकालते हैं उसको बेचते हैं, जो कि बहुत ही महंगी बिकती है। उसका सॉल बना के बेचते हैं। और जो गोट से लद्दाख के बकरियों से जो वूल ऊन निकलता है उसको पश्मीना वूल बोलते हैं, जो कि बहुत ही महंगी होती है। और इस तरीके से यहाँ पे इनका व्यापार चलता है। People eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows, and those yak cows. Meanwhile, the place also attracted traders despite being a desert। और लद्दाख में जो ये गोट और बकरी और गाय ये पालते हैं, इसी का ये लोग मीट मिल्क प्रोडक्ट जो भी चीज़ और बटर होता है उसी से ये निकाल के खाते हैं, ठीक है। और हर एक फैमिली लद्दाख की हर एक फैमिली में कुछ बकरियां, गाय और भी जो याक काउज होते हैं उनको ये लोग पालते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। इसके बावजूद भी लद्दाख एक मरुस्थल है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। इसके बावजूद भी जो ट्रेडर्स हैं वो लद्दाख के की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans travel to today's तिब्बत। तो क्यों अट्रैक्ट होते हैं लद्दाख की तरफ व्यापारी? क्योंकि लद्दाख से जो एक ट्रेड रूट जाता है जो कि किससे पास होता है? लद्दाख से पास होते हुए क्रॉस करते हुए आज के जो तिब्बत है वहां तक जाता है। और जो व्यापारी के जो कारवान्स होते हैं इस रास्ते से गुजरते हैं, जो कि लद्दाख जो है इस वजह से जो व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। These caravans carry textiles and spices, raw silk and carpets। और जो कारवांस जो व्यापारी लेकर जाते हैं उसमें टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, मसाले होते हैं, रॉ सिल्क कारपेट होते हैं, जो कि ये लोग किससे जो लद्दाख से एक गुड रूट निकला है, ट्रेड रूट व्यापारियों का जो रूट निकलता है वो उससे होते हुए ये लोग तिब्बत की तरफ लेकर जाते हैं उसको बेचने के लिए। बुद्धिज्म केम टू तिब्बत वाया लद्दाख, also called the Little Tibet। Islam was introduced in this region over 400 years ago and it has a significant Muslim population। तो सबसे पहले लद्दाख में बुद्धिज्म आए, लद्दाख से तिब्बत की तरफ बुद्धिज्म गए और इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। और 400 साल पहले कुछ इस्लाम जो थे वो भी लद्दाख आए, और इसकी वजह से लद्दाख में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख का एक बहुत ही उम्दा ट्रेडिशन है गाने का और कविता का। Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Sagar, performed and sung by both Muslims and Buddhists। तो लद्दाख में रहने वाले जो भी मुस्लिम बुद्धिस्ट होते हैं जो भी, और तिब्बत में रहने वाले, ठीक है, यहाँ पे एक लोकल वर्जन गाया जाता है तिब्बतन नेशनल एंथम का, जिसको केसर सागा कहा जाता है, जो कि लद्दाख का एक फेमस सॉन्ग है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे केरल और लद्दाख के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कैसे केरल और लद्दाख में अलग अलग लोग होने के बावजूद, अलग अलग कास्ट रिलीजन होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से कितना सिमिलर है और कितनी डाइवर्सिटीज का एग्जाम्पल है। केरल इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। Number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown on the hills, making this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders being the first to arrive. The apostle of Christ, Saint Thomas, came here nearly 2000 years ago and is credited with bringing Christianity to India।
सो केरल एक ऐसा राज्य है जो कि इंडिया में साउथ वेस्ट कॉर्नर में लोकेट है, सिचुएटेड है, और ये एक ऐसा हिली रीजन है और यहाँ पे कुछ मसालों की उपज होती है, लाइक पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डेमम्स, इलायची, और इन स्पाइसेस की, इन मसालों की पैदावार के लिए जो केरल है वो फेमस है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं, नामी ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, जो यहाँ पे अपने जो उनका सामान होता है, जो भी उनका ट्रांसपोर्ट होता है, वो यहाँ पे करने आते हैं और यहाँ से चीज़ों को बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस तरीके से अपने व्यापार को चलाते हैं। जो फेमस व्यापारी है वो है जुइस और अरब ट्रेडर्स। ऑल्सो जो सेंट थॉमस है, जो कि एक प्रिस्ट है, जो कि 2000 ईयर्स पहले कहाँ आए थे, केरल में आए थे, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई थी। ठीक है, मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, और बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए थे, व्यापारी आए थे, जैसे कि यहाँ पे मसालों का बहुत ही पैदावार होती थी, उपज अच्छी होती थी, तो उसके लिए बहुत सारे व्यापारी आए और केरल में ही सेटल हो गए। इब्न बतूता, हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 years ago, wrote a travelogue describing the lives of Muslims and said that they were a highly respected community। और 700 साल पहले करीब जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी आके यहाँ पे केरल में रहना स्टार्ट किया, उन्होंने सेटल हो गए। और उनमें से एक इब्न बतूता जो थे, उन्होंने यहाँ पे, यहाँ के जो केरल में इतनी ज़्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिलती थी, उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा भी था। Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship। और जो पोर्टुगीज थे वो भी कुछ दिनों के बाद केरल में आके रहने लगे, और वो किससे आए थे, वो बाय सी रूट आए थे, जो, और वास्को डे गामा जो थे वो अपने शिप से आए थे। All these various historical influences result in people of Kerala practicing different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। और इसी तरीके से धीरे धीरे हर टाइप के लोग, हर कास्ट के लोग जो हैं वो इंडिया में आते गए, सेटल होते गए। द फिनिशिंग नेट्स कॉल्ड चीनावाला यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स। केरल में जो फिशिंग का जो व्यापार है वो भी बहुत ही फेमस है, वो भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इसके लिए, फिशिंग के लिए जो फिशिंग नेट यूज़ किया जाता है, उसको वहाँ पे बोलते हैं चीना वाला। Even the utensils used for frying is called a China chati। It is believed that the word Chin would come from China। और जो फिश फ्राई करने के लिए जो पैन यूज़ करते हैं उसको चीना चाटी बोलते हैं। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मानते हैं कि जो चीन वर्ड है वो आया है चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सिचुएटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो केरल का जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राइस को उगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग चावल, मच्छी और वेजिटेबल्स को खाते हैं। Kerala and Ladakh, quite different in terms of their geographical features, have a history with similar कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। केरल और लद्दाख जो है वो ज्योग्राफिकल फीचर्स में तो अलग हैं, डिफरेंट हैं, बट जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो कल्चरल जो कास्टिज्म है, वो उसमें ये दोनों ही जगह सेम है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। केरल और लद्दाख दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज और अरब व्यापारियों से इफेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अरब और चाइनीज व्यापारी settled हैं। The geography of Kerala allowed for the cultivation of spices, while the special geographical location of Ladakh and its wool drew traders to these regions। ठीक है, तो केरल जो है वो मसालों की खेती के लिए जाना जाता है, जबकि जो लद्दाख है वो ऊन की उपज के लिए जाना जाता है। Meanwhile, the influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Even present lives are all about moving from place to place for work. With each move, the cultural traditions and way of life slowly become part of the new place people reside in. Similarly, in their own neighborhoods, people from several communities like close to each other. Daily lives are about the ways in which they can do things together and hear stories about each other's life, customs, and
ट्रेडिशन। और इसी तरीके से धीरे 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 हर जगह के लोग, हर तरह के लोग हमारे इंडिया में आते गए। और जो डाइवर्सिटी है वो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लोगों के ट्रेडिशंस अलग हैं, कल्चर अलग है, रिलीजियस अलग है, बट हम फिर भी एक दूसरे से दोस्ती करना पसंद करते, एक दूसरे से घुलना मिलना पसंद करते, एक दूसरे का फेस्टिवल मनाना भी पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये जो एक केरल और लद्दाख का एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी से जाना जाता है, वो बिल्कुल ही ट्रू है। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसके लिए हमारा इंडिया जाना जाता है, इसका ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इंडिया डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, हर तरह के लोग हैं, हर कास्ट रिलीजन के लोग हैं, एक्चुअली वो हमारी इंडिया का स्ट्रेंथ है, बल है, ताकत है। वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आज़ादी से पहले जो मेन वुमेन थे, हर कास्ट के, हर रिलीजन के, हर रिलीजियस के, ठीक है, ये सब एकजुट होके हमारे भारत में जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सबने ही पार्टिसिपेट किया था। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। और जो इंडिया का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध था, उसमें हजारों लोग थे, हजारों लोग डिफरेंट कल्चर के थे, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे, फिर भी उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, वेंट टू जेल टुगेदर एंड फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और ये सारे ही लोग जो कि इंडिया के आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, ये सारे ही लोग एकजुट होके सारे फैसले लेते थे, जेल भी साथ में जाते थे, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ खड़े होते थे। ब्रिटिश थॉट टू डिवाइड द इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम इंडियंस को डिवाइड कर देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कल्चर, रिलीजियस, बट वो ऐसा नहीं कर सके। However, the people showed how they could be different and united in their battle against the British। और वो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के होते हुए भी सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहे। देर इज ऑल्सो सॉन्ग संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, कंपोज इन मेमोरी ऑफ द ब्रेव पीपल हु वर किल्ड बाय अ ब्रिटिश जनरल। और जलियांवाला बाग मैसेकर है, जो कि आप लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, जो कि अमृतसर में हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो हमारे ब्रेव लोग थे, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े थे, नारेबाजी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको ब्रिटिश जनरल ने मार गिराया था। उनके लिए भी यहाँ पे एक गीत गाया गया है उनकी याद में। द सॉन्ग्स एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ द कंट्रीज रिच ट्रेडिशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। आज के टाइम में जो हम लोग गीत गाते आज़ादी के, और जो भी चिन्ह और जो भी फ्लैग हम लहराते हैं आज़ादी के, ये सब उन्हीं लोग के याद में है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द इंडियन फ्लैग वॉज ऑल्सो यूज एज a सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक हमारा आज़ादी का चिन्ह है। According to the book The Discovery of India by Jawaharlal Nehru, Indian unity is not imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and ever encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country। और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उन्होंने अपनी बुक में इंडियन यूनिटी के बारे में ही लिखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हुए भी इंडियंस जो थे वो डट कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े रहे, और आज़ादी का जो आंदोलन था वो उन्होंने डट कर मुकाबला किया ब्रिटिशर्स का, और आज़ादी पाई। और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो एक तो ये जो स्लोगन है, ये भी हम किसने दिया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ये हमारे कंट्री को, हमारे इंडिया को डिस्क्राइब करता है।
तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी ओवर होता है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।